नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस। कि भाई जो इज़राइल और ईरान में जो झगड़ा चल रहा है इतना तगड़ा अमेरिका के साथ मिलके, उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट है और उससे क्या हो रहा है दुनिया पे भी जो सुरक्षा का दिक्कत आ रही है, वो भी एक तरीके का क्राइसिस हो रहा है बेसिकली मतलब दिक्कतें तो पूरी दुनिया में है इन लोगों की वजह से। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के साइड में ये एक बहुत बड़ी भयानक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, भू-राजनीतिक दिक्कत चल रही है, तनाव चल रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई क्योंकि तेल का व्यापार हर तरीके की मतलब दिक्कतें आएँगी, तो देखते हैं इसमें सब। राइजिंग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इज़राइल एंड ईरान। और यहाँ पे क्या है, दोनों देश आपस में औज़ारों से लड़ रहे हैं, इनकी सेनाएँ आपस में मतलब लड़ाई-झगड़े कर रही हैं। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्लोबल पीस, ऑयल मार्केट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इससे परिणाम क्या होंगे, जो दुनिया की शांति है वो भंग होगी, तेल बाजार पे दिक्कत होगी और तेल बाजार पे दिक्कत होगी तो हर एक तरह की इकोनॉमी पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो उसी पे बेस होती है, एनर्जी तो तेल से ही चाहिए। और दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी प्रभावित होगी। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है कन्फ्लिक्ट, बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे इजराइल एंड ईरान हैव बीन राइवल्स फॉर डिकेड्स। लगभग दशकों से मतलब ये दोनों इजराइल और ईरान क्या है, आपस में दुश्मन है। इज़राइल देखो, पहली बात यहाँ है इज़राइल, ये छोटा-सा देश, ठीक है? ईरान यहाँ है ये, और इनके बीच में इराक पड़ता है, सीरिया पड़ता है, और फिर भी इन दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे इज़राइल व्यूज़ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एज़ अ मेजर थ्रेट। इज़राइल को लगता है कि भाई कि अगर ईरान यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट बन गया, न्यूक्लियर पावर अगर उसने डेवलप कर लिया, क्योंकि ईरान पे जब भी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करता है, कहीं न कहीं से इज़राइल या अमेरिका क्या कर देता है, उस पे हमला कर देता है। तो उनको लगता है मतलब एक तरीके से बेसिकली वो उसको न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देना चाहते ये इज़राइल और अमेरिका। तो इसलिए क्या है, इज़राइल को लगता है कि बन गया तो दिक्कत हो सकती है उसके लिए। तो यहाँ पे वही है, और उस चक्कर में क्या है, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। ईरान अपोजेस इज़राइल्स इन्फ्लुएंस इन मिडल ईस्ट। और ईरान चाहता है कि जो इज़राइल है, इज़राइल एक क्या न्यूक्लियर स्टेट है और उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में ना हो। जैसे सऊदी अरेबिया इसके साथ मिलके काम ना करे, यूएई ना करे, और ये टर्की, सीरिया, इराक इनके साथ मतलब ये सिंपल सा कि ना ये ज़्यादा मेल-ताल रखे, क्योंकि अपना मतलब ये इन्फ्लुएंस चाहता है, क्योंकि ईरान भी एक क्या है, काफ़ी बड़ा देश है, तो इसलिए। देयर कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑफ़न फॉट इनडायरेक्टली दो थ्रू रीजनल अलाइज एंड प्रॉक्सी ग्रुप्स। तो इसलिए ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, कभी ना कभी इनमें झगड़े होते रहते हैं, कहीं न कहीं मतलब किसी आपसी विवाद को लेके उसी क्षेत्र में। प्रॉक्सी ग्रुप्स मतलब सामने नहीं तो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए ऐसा होता रहता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है इनके बीच में। बिफोर 1979 ईरान एंड इजराइल हैड रिलेटिवली कोऑपरेटिव रिलेशन। अगर 1979 के पहले बात करी जाए तो इजराइल और ईरान जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे और अच्छे संबंध थे। ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान। लेकिन जब ईरान में एक क्रांति हुई 1979 में, उससे पूरा ही राजनीतिक सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। ईरान्स न्यू लीडरशिप एडॉप्टेड अ स्ट्रॉन्ग एंटी इजराइल स्टैंड। भई ये सिंपल सा क्या होता है कि सत्ताएँ बदलती हैं, तो कोई जैसे अभी अगर बात करें हम लोग, अगर मतलब जैसे मोदी है, मोदी के रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान से, मेबी अगर दूसरी गवर्नमेंट है तो क्या हो सकता है, उसका पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो मतलब या फिर चाइना से अगर बात करें या किसी और बांग्लादेश से अगर बात करें, अभी रिलेशन अच्छे हैं या नहीं है, मेबी दूसरी गवर्नमेंट आए तो उससे क्या हो जाएँगे, अपोज़िट हो जाए। तो वही होता है कि जब नई गवर्नमेंट बैठती है तो उसका लीडर कौन है, किस तरीके का उसकी थिंकिंग है, विचारधारा है, वो अपने हिसाब के लोगों से क्या होगा, मिलेगा। तो वही सिंपल है कि 1989 में जब बदली वहाँ की सत्ता, तो जो नई लीडरशिप है वो उसका क्या रही, एंटी इज़राइल होगी वो। मतलब वो इज़राइल से घृणा करती थी। सिंस देन तब से टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज़ हैव कंटीन्यूअसली इंक्रीज़्ड, और तब से ये जो चल रहा है वो विवाद चलता आ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्प्यूट क्या है यहाँ पे, कि न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनने देना चाहता है ईरान? और ईरान है, ईरान क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। ईरान हैज़ डेवलप्ड अ न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट इट क्लेम्स इज़ फॉर पीसफुल पर्पस। ईरान बोलता है कि हमने डेवलप किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हम भी बनना चाहते हैं, और ये क्या होगा, शांतिपूर्ण ही रहेगा, मतलब हम अपने लिए बना रहे हैं बस, बाकी हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। इज़राइल बिलीव्ड दैट कि ईरान कुड यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड वेपन। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है वो एनर्जी वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। बाकी इज़राइल कहता है कि अगर इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो ये क्या करेगा, हथियार बनाएगा। इंडस्ट्री में एनर्जी कम, हथियार ज़्यादा बनाएगा ईरान। इसलिए वो नहीं बनाने देता है। दिस डिसएग्रीमेंट हैज़ बिकम द सेंट्रल इश्यू ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट। और इस वजह से दोनों में क्या विवाद चलता रहता है।
इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हैव अटेम्प्टेड टू लिमिट ईरान्स न्यूक्लियर डेवलपमेंट। और बहुत सारे नेगोशिएशंस भी हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, और वो चाहते हैं कि ईरान क्या ना करे, ना बनाए न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन। प्रॉक्सी वार इन द मिडिल ईस्ट, और इस वजह से क्या होते हैं, झगड़े होते हैं तो प्रॉक्सी वार भी होते हैं। दोनों रेयरली फाइट्स डायरेक्टली, बहुत कम देखने को मिलता है कि आपस में सामने से लड़े। इंस्टीड दे सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स इन द रिलीजन। और लेकिन वो क्या है, ईरान इजराइल में हमले करवाता रहता है दूसरे लोगों से, इजराइल दूसरे लोगों से ईरान में हमले करवाता रहता है। जैसे ईरान जो है वो हिजबुल्लाह है और अदर एलाइड मिलिशियास हैं, जो मतलब और दूसरे उग्रवादी संगठन है, हिजबुल्लाह वगैरह को सपोर्ट करता है। इजराइल जो है इन ग्रुप्स को मारता है, और ईरान की क्या है, जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको कम करता है। अब यहाँ पे जैसे 2026 में अभी क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, मिलिट्री एस्केलेशन इन 2026। ये क्यों चल रहा है, यार ज्यादा विवाद बढ़ गया इसलिए। मिसाइल स्ट्राइक्स एंड ड्रोन अटैक्स इंक्रीज इन द रीजन। अभी क्या है, इस टाइम पे मिसाइल वगैरह से भी हमले कर रहे हैं, ड्रोन वगैरह से। मिलिट्री रेडीनेस ऑन बोथ साइड्स हैज इंटेंसिफाइड। और दोनों साइड में क्या है, आर्मी वाले जो है, मिलिट्री है, लड़ाई दंगा करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से उथल पुथल हो रही है। और एनालिस्ट वार्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। और जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, ये आमने सामने आके बहुत तगड़ा युद्ध भी हो सकता है। रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अब इन दोनों की लड़ाई में अमेरिका भी क्या है यहाँ पे घुस रहा है। अमेरिका का क्या है, यूनाइटेड स्टेट की अलाई ऑफ इजराइल, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक मुख्य अलाई है, संगठन का हिस्सा है इजराइल। तो यूएस मेंटेन्स मिलिट्री बेसिस एंड नवल फोर्सेस इन द रीजन। और यूएस के क्या है, यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है, नवल फोर्सेस भी है इस क्षेत्र में इजराइल के पास। इट प्लेस अ मेजर रोल इन डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डिसीजन। और जब इजराइल का वो अलाई है, वहाँ पे उसके बेसिस वगैरह हैं नवल फोर्सेस और मिलिट्री के, तो इसलिए वो क्या है, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डिसीजन में उसका बहुत बड़ा रोल है। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द कन्फ्लिक्ट। और इसलिए क्या है, यहाँ पे एक तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे और ज्यादा क्या होगा, झगड़ा बढ़ेगा ही। रोल ऑफ रीजनल अलाइज, और जो क्षेत्रीय संगठन है उनका क्या रोल है। वो तो अमेरिका को हो गया, अमेरिका तो दूर है, अमेरिका क्यों इसका साथ निभा रहा है, तो पता चल गया भाई, क्योंकि उसके केसेस वगैरह है और वो एक हिस्सा है नाटो का। सेवरल कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट आर इन्वॉल्व इन इनडायरेक्टली। बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो इनडायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। सऊदी अरेबिया एंड सम गल्फ स्टेट अपोज ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया या गल्फ की जो कंट्री हैं वो नहीं चाहती क्या है, कि जो ईरान है उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि भाई सिंपल बात है, अपने पड़ोसी से सब क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। इतना बड़ा यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया सॉरी, और इधर यूएई वाले स्टेट्स हैं, तो ये सब क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इसका इन्फ्लुएंस कम रहे, क्योंकि भाई नहीं चाहता, आप पाकिस्तान है भले ही छोटा सा है, अपने को टचपन दिया है, लेकिन क्या है, चाहता है कि इंडिया से हम पावरफुल देखें, नहीं चाहता ना वो इंडिया आगे बढ़े। तो वही है, पड़ोसी से सबको क्या होता है, ईर्ष्या होती है, वैसे ये भी है। दीज अलायंस द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द रीजन। और इसी वजह से क्या है, यहाँ पे जो बैलेंस है वो डगमगाता है, या फिर सेफ होता है बेसिकली, या तो रहेगा संगठन, या फिर क्या होगा, वो असंतुलन रहेगा, या फिर क्या होगा, बिगड़ेगा। क्योंकि भाई ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इजराइल को, इजराइल तो भाई कहाँ है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। और ये डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिश्ते हैं और ऐसे धीमे धीमे क्या हो बदल रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो, झगड़े भी बदल रहे हैं। अब इससे इम्पैक्ट ऑन ऑयल मार्केट्स क्या है, क्योंकि तेल पे कैसे फर्क पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑयल। जो मिडिल ईस्ट है, जैसे इसमें अगर बात कर रहे हैं, ये ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर वगैरह, ये इराक है, ये सब क्या करते हैं, तेल बहुत ज्यादा यहाँ पे निकलता है। तो इससे क्या है, कंफ्लिक्ट इन द रीजन कैन डिसरप्ट ऑयल सप्लाई, सिंपल बात है। इससे क्या होगा, अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो यहाँ पे तेल की सप्लाई पे दिक्कत होगी, और राइजिंग शॉपिंग का, और अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑयल प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हायर एनर्जी प्राइस अफेक्ट इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। और सिंपल बात है, इंडस्ट्रीज किससे चलती है भाई, तेल से चलती हैं। और जब तेल ही महंगा हो जाएगा तो इकोनॉमी पे क्या होगा, असर पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। साइबर वारफेयर, और यहाँ पे क्या है, साइबर वारफेयर का भी ये सहारा ले सकते हैं लोग। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व साइबर वारफेयर। और अगर आज के ज़माने में अगर युद्ध होता है तो यहाँ पे क्या होगा, लोग सामने नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे, उनकी साइबर अटैक करेंगे, तो पूरा कंप्रोमाइज हो जाएगी उनकी सिक्योरिटी। क्योंकि दोनों ही साइड वाले कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान हो। दीज अटैक्स कैन टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम। किसको टारगेट करेंगे, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कंपनीज है या बैंक है या गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि अगर उनको कंप्रोमाइज कर दिया तो पूरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था। साइबर वारफेयर हैज बिकम अ की बैटल फील्ड इन द जियोपॉलिटिक्स। आज का दुनिया है भाई, क्या है आज का दुनिया में,
जो युद्ध है वो आर्मी से कम दिमाग से ज़्यादा लड़े जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है वो साइबर अटैक कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, दुनिया की सुरक्षा पे कैसे असर पड़ेगा? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी, मैनी कंट्रीज मॉनिटर सिचुएशन क्लोजली, क्योंकि वही सिंपल बात है, मिडिल ईस्ट में झगड़ा होगा तो बहुत सारे देशों की सिक्योरिटी होगी ही, क्योंकि उसमें क्या होगा, जितने आसपास के देश है जैसे उसके जो ये हैं, मतलब सऊदी अरेबिया वगैरह, और ये यहाँ पे जितने यूएई वगैरह, ये यूएई वगैरह, ये क्या होंगे, यहाँ ईरान है तो इससे क्या होगा, सिंपल सा बात है भाई, आसपास के देशों में झगड़ा होगा भाई, पड़ोसी के घर में अगर लड़ाई होती है, बम फेंके जाएंगे, तो भाई हमारे घर में भी तो आ सकता है, तो सबको दिक्कत ही होगी ना वहाँ पे। एस्केलेशन को ट्रिगर वाइडर रीजनल इंस्टेट, तो वही सिंपल बात है, क्षेत्रीय अस्थिरता हो सकती है वहाँ पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्फ्लिक्ट, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो चाह रहे हैं भाई कि क्या हो, झगड़ा ना हो, शांत हो जाए, ना लड़े। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पे कैसे असर पड़ेगा? इंडिया इम्पोर्ट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इंडिया जो है वो यहाँ से तेल वगैरह, यूएई वगैरह से, यहाँ से क्या होता है, तेल अपना ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइजिंग ऑयल प्राइसेस कैन इम्पैक्ट इंडिया इकोनॉमी, अब सिंपल बात है, अगर लड़ाई होगी तो सप्लाई रुकेगी, तो इससे इंडिया का, अगर तेल बढ़ेगा, तेल का प्राइस बढ़ेगा, तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी क्या होगा, असर पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बोथ इजराइल एंड ईरान आर इम्पोर्टेंट, और इंडिया दोनों ही से रिश्ते सही हैं उसके, इजराइल से भी और ईरान से भी, तो दोनों ही के साथ रिश्ते भी बनाना बहुत ज़रूरी है, लड़ाई किसी से भी नहीं चाहता इंडिया। स्टेबिलिटी इन द रीजन इज क्रूशियल फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, और दोनों में, यहाँ पे इस रीजन में जो अगर स्थिरता रहेगी तो क्या होगा, इंडिया को तेल की सप्लाई, इंडिया उधर से लेता है भाई, रसिया से, बाकी इन लोगों से भी लेता है, तो अगर इधर से अगर आता रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी इनमें, तो तेल सही आएगा, तो क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी पे दिक्कत नहीं होगी। पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो, भविष्य में क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है? पॉसिबल बहुत सारा फ्यूचर है यहाँ, फ्यूचर के आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, पीस एग्रीमेंट, शांति समझौता हो सकता है, कूटनीतिक यहाँ पे समझौते, कंटिन्यूड प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे क्या हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट, आगे सामने से नहीं तो पीठ पीछे लड़ाई कर सकते हैं, ये आपस में चलती रह सकती है। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, अगर लड़ाई बढ़ेगी तो मे भी क्या हो सकता है, ये आमने सामने आके लड़ जाए। इंटरनेशनल मीडिएशन टू प्रिवेंट एस्केलेशन, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग क्या हो सकते हैं, जो बड़े बड़े देश है जैसे कि यूएसए वगैरह, ये सब मिलकर क्या करवा सकते हैं, इसमें लड़ाई को खत्म भी करवा सकते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे सिंपल है, क्या है, लड़ाई बड़ाई कुछ भी हो सकता है भाई, तरीके से कुछ भी यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। लेसन्स फॉर जियो पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पे, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, क्या यहाँ पे हम सीख सकते हैं? तो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड, अगर एक जगह लड़ाई होती है और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा दुनिया को असर पड़ता है, देख रहा है यहाँ पे ईरान में क्या तेल की सप्लाई होगी, इकोनॉमी खराब होगी। डिप्लोमेसी रिमेन्स एसेंशियल टू प्रिवेंट वार, हमेशा कूटनीति अच्छी होनी चाहिए ताकि युद्ध ना हो। ग्लोबल कोऑपरेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि स्थिरता बनी रहे, लोग जिए अच्छे से और जीने दें, लोग आगे बढ़े। अंडरस्टैंडिंग दीज कन्फ्लिक्ट्स हेल्प सेव फ्यूचर इंटरनेशनल पॉलिसीज, और अगर इन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से समझा जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में, मतलब भविष्य में, ये सारी चीज़ें काम आएंगी और दुनिया में लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ कम होंगी। निष्कर्ष क्या निकलता है, सिंपल सा कि ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट, ये बहुत ही जटिल मुद्दा है, और इट कॉन्सिक्वेंसेस एक्सटेंड बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट, केवल मिडिल ईस्ट पे ही असर नहीं पड़ेगा, दुनिया के बहुत जगह देशों पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह के देश वहां से क्या लेते हैं, तेल लेते हैं, तो सबका तेल निकल जाएगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन आर एसेंशियल टू अवॉइड एस्केलेशन, दुनिया के लोगों की कूटनीति की बहुत जरूरत है भाई, जाके वहां पे क्या करो, बैठो और सही से उसको सुलझाओ, मीटिंग करो भाई, नहीं लड़ाई होना चाहिए कहीं। द फ्यूचर ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर पीस, तो सिंपल बात है, रीजन ऑफ फ्यूचर ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी विल डिपेंड ऑन इंटरनेशनल एफर्ट, अगर जो दुनिया के अलग अलग देश, अंतर्राष्ट्रीय देश है, जब वो सही से एफर्ट डालेंगे कि भाई शांति बने रहे रीजन में, दुनिया में, तभी क्या होगा, वो संभव हो पाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और हम भी मोटिवेटेड बने रहेंगे दोस्तों इसी तरह से, और आगे लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू।